अदब की दुनिया में बाज़ तहरीरें ऐसी होती हैं कि जो महज एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि शऊर के कई दर वाह कर देती हैं। वो अपने कारी को सिर्फ वाक़यात के सिलसिले में नहीं बांधती, बल्कि उसे ज़माने, तहजीब, याददाश्त और इंसानी बातिन के उन पेचीदा रास्तों पर ले आती हैं जहाँ ज़िंदगी महज दिखाई नहीं देती, महसूस भी होती है और समझी भी जाती है। कुछ अफसाने ऐसे होते हैं जिनके अंदर मंजर से ज़्यादा नज़र की अहमियत होती है और वाक़े से ज़्यादा उस कैफियत की जो इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बनती है। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफ़र है, किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबो, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलती किताबें, जिसमें हम उर्दू अफसाने और फिक्शन की बड़ी आवाज़ों को उनकी नुमाइंदा तख्लीक़ात के ज़रिए आपके सामने लाते हैं। आज हम जिस अफसाने का जिक्र करने जा रहे हैं वो उर्दू अदब की एक ऐसी मुनफरिद और बुलंद पाया तख्लीक़कार से वाबस्ता है जिनके यहाँ तारीख़ भी जिंदा रहती है, तहजीब भी सांस लेती है और इंसान अपने अहद, अपनी यादों और अपनी दाखिली कश्मकश की पूरी पेचीदगी के साथ सामने आता है। और वो हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर और उनका निहायत मानी खेज अफसाना नज़ारा दरमियाँ है। नज़ारा दरमियाँ है एक ऐसा उन्वान और एक ऐसी कैफियत है जो कारी को फौरन अपनी तरफ मुतवज्जो करती है कि यहाँ बात सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि उस फासले, उस पर्दे और उस दरमियानी फिजा की भी है जहाँ इंसान हकीकत को बराह रास्त नहीं, अपने तजुर्बे, अपने शऊर और अपनी दाखिली कैफियत के जरिए देखता और समझता है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ यही तहदारी उनके फ़न को मुमताज़ बनाती है। उनकी तहरीर में मंजर कभी सादा नहीं रहता, उसके पीछे ज़माना भी होता है, तहजीब भी और इंसानी तन्हाई की एक मध्यम मगर गहरी बाज़गश्त भी। आइए आज क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफसाने नज़ारा दरमियाँ है को सिर्फ एक कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि शऊर, मुशाहिदे, तहजीबी हिस्स और इंसानी बातिन के एक नफीस और फिक्र अंगेज तजुर्बे के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। ताराबाई की आंखें तारों की ऐसी रोशन हैं और वो गिरदोपेश की हर चीज को हैरत से तकती है। दरअसल ताराबाई के चेहरे पर आंखें ही आंखें हैं। वो कहत की सूखी मारी लड़की है जिसे बेगम अलमास खुर्शीद आलम के यहाँ काम करते हुए सिर्फ चंद माह हुए हैं और वो अपनी मालकिन के शानदार फ्लैट के साजो सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रहती है कि ऐसा ऐशो इशरत उसे पहले कभी ख्वाब में भी नजर न आया था। वो गोरखपुर के गांव की बाल विधवा है जिसके ससुर और माँ बाप के मरने के बाद उसके मामा ने, जो बंबई में दूध वाला भैया है, उसे यहाँ बुला भेजा था। अलमास बेगम के ब्याह को अभी 3-4 महीने ही गुजरे हैं। उनकी मैग्लोरियन आया जो उनके साथ मैके से आई थी, मुल्क चली गई तो उनकी बेहद मुंतजिम खाला बेगम उस्मानी ने, जो एक नामवर सोशल वर्कर हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फोन किया और ताराबाई पट बीजने की तरह आंखें झपकाती कमला हिल के स्काई स्क्रेपर गुले नस्तरन की 10वीं मंजिल पर आन पहुंची। अलमास बेगम ने उनको हर तरह काबिल इत्मीनान पाया, मगर जब दूसरे मुलाजमों ने उन्हें ताराबाई कहकर पुकारा तो वो बहुत बिगड़ी। हम कोई पुतरिया हूं, उन्होंने एहतजाज किया, मगर अब उनको तारादई के बजाय ताराबाई कहलाने की आदत हो गई है और वो चुपचाप काम में मसरूफ रहती हैं और बेगम साहब और उनके साहब को आंखें झपका झपका कर देखा करती हैं। अलमास बेगम का अगर बस चले तो वो अपने तरहदार शौहर को एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरों से ओझल ना होने दे और वो जवान जहान आया को मुलाजिम रखने की हर गिज कायल नहीं, मगर ताराबाई जैसी बेजान और सुघड़ खादमा को देखकर उन्होंने अपनी तजुर्बेकार खाला के इंतखाब पर एतराज नहीं किया। ताराबाई सुबह को बेडरूम में चाय लाती है, बड़ी अकीदत से साहब के जूतों पर पॉलिश और कपड़ों पर इस्त्री करती है, उनके शेव का पानी लगाती है, झाड़ू पोछा करते वक्त वो बड़ी हैरत से उन खूबसूरत चीजों पर हाथ फेरती है जो साहब अपने साथ पेरिस से लाए हैं। उनका वायलिन वार्डरोब के ऊपर रखा है। जब पहली बार ताराबाई ने बेडरूम की सफाई की तो वायलिन पर बड़ी देर तक हाथ फेरा, मगर परसों सुबह
हस्ब मामूल जब वो बड़ी नफासत से वायलिन साफ कर रही थी तो नर्म मिजाज और शरीफ साहब उसी वक्त कमरे में आ गए और उस पर बरस पड़े कि वायलिन को हाथ क्यों लगाया, और ताराबाई के हाथ से छीन कर उसे अलमारी के ऊपर पटक दिया। ताराबाई सहम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और साहब जरा शर्मिंदा से होकर बाहर बरामदे में चले गए जहां बेगम साहिबा चाय पी रही थी। वैसे बेगम साहिबा की सुबह हेयर ड्रेसर और ब्यूटी सैलून में गुजरती है। मैनिक्योर, पेडिक्योर, मसाज क्योर, फेशियल, सोना बाथ, एक से एक बढ़िया साड़ियां, दर्जनों रंग बिरंगे सेंट्स और इत्र के डब्बे और गहने उनकी अलमारियों में पड़े हैं। मगर ताराबाई सोचती है, भगवान ने मेम साहब को दौलत भी, इज्जत भी और ऐसा सुंदर पति भी दिया, बस शक्ल देने में कंजूसी कर गए। सुना है कि साहब अपनी खूबसूरती की वजह से मेम साहिबों की सोसाइटी में बेहद मकबूल थे, मगर ब्याह के बाद से बेगम साहिबा ने उन पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। दफ्तर जाते हैं तो दिन में कई बार फोन करती हैं। शाम को किसी काम से बाहर जाएं तो बेगम साहिबा को पता रहता है कि कहाँ गए हैं और उन जगहों पर फोन करती हैं। शाम को सैर व तफरी और मिलने मिलाने के लिए दोनों बाहर जाते हैं, तब भी बेगम साहब बड़ी कड़ी निगरानी रखती हैं कि मजाल है जो किसी दूसरी लड़की पर नजर डालें। साहब ने ये सारे कायदे कानून हंसी खुशी कबूल कर लिए हैं क्योंकि बेगम साहिबा बहुत अमीर और साहब की नौकरी भी उनके दौलतमंद ससुर ने दिलवाई है। वरना ब्याह से पहले साहब बहुत गरीब थे। स्कॉलरशिप पर इंजीनियरिंग पढ़ने फ्रांस गए थे। वापस आए तो रोजगार नहीं मिला, परेशान हाल घूम रहे थे। जब ही बेगम साहिबा के घर वालों ने उन्हें फांस लिया। बड़े लोगों की दुनिया के अजीब किस्से ताराबाई फ्लैट के मिस्त्री, बावर्ची, हमाल और दूसरे नौकरों से सुनती है और उसकी आंखें अचंभे से खुली रहती हैं। खुर्शीद आलम बड़े अच्छे और वायलिन नवाज आदमी थे, मगर जब से ब्याह हुआ तो बीवी की मोहब्बत में ऐसे खोए कि वायलिन को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि अलमास बेगम को इस साज से दिली नफरत थी। खुर्शीद आलम बीवी के बेहद एहसानमंद हैं क्योंकि इस शादी से उनकी जिंदगी बदल गई, और एहसानमंदी ऐसी शय है कि इंसान संगीत की कुर्बानी भी दे सकता है। खुर्शीद आलम शहर की एक खस्ता इमारत में पड़े थे और बसों में मारे मारे फिरते थे। अब लखपति की हैसियत से कमला हिल में फरूकश है। मर्द के लिए उसका इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ गालिबन सबसे बड़ी चीज है। खुर्शीद आलम अब वायलिन कभी नहीं बजाएंगे। ये सिर्फ 1.5 साल पहले का जिक्र है कि अलमास अपने मलिकुत्तिजार बाप की आलीशान कोठी में मालाबार हिल पर रहती थी। वो सोशल वर्क कर रही थी और उम्र ज्यादा हो जाने के कारण शादी की उम्मीद से दस्तबरदार हो चुकी थी। जब एक दावत में उनकी मुलाकात खुर्शीद आलम से हुई और उनकी जहां दीदा खाला बेगम उस्मानी ने मुमकिनात भांप कर अपने जासूसों के जरिए मालूमात फराहम की। लड़का यूपी का है, यूरोप से लौट कर तलाश मुआश में सरगर्दा हैं, मगर शादी पर तैयार नहीं क्योंकि फ्रांस में एक लड़की छोड़ आया है और उसकी आमद का मुंतजिर है। बेगम उस्मानी फौरन अपनी मुहिम पर जुट गईं। अलमास के वालिद ने अपनी एक फर्म में खुर्शीद आलम को 1500 रुपए माहवार पर मुलाजिम रख लिया। अलमास की वालिदा ने उन्हें अपने यहाँ मदऊ किया और अलमास से मुलाकातें खुद ब खुद शुरू हो गईं। मगर फिर भी लड़के ने लड़की के सिलसिले में किसी गर्मजोशी का इजहार नहीं किया। दफ्तर से लौटकर उन्हें बेशतर वक्त अलमास के यहाँ गुजारना पड़ता और उस लड़की की सतही गुफ्तगू से उकता कर उस पुरफिजा बैल्कनी में जाकर खड़े होते जिसका रुख समंदर की तरफ था। फिर वो सोचते, एक दिन उसका जहाज आकर इस साहिल पर लगेगा और वो उसमें से उतरेगी। उसे हमरा ही आ जाना चाहिए था, मगर पेरिस में कॉलेज में उसका काम खत्म नहीं हुआ था। उसका जहाज साहिल से आगे निकल गया। वो बैल्कनी के जंगले पर झुके उफक को तकते रहते। अलमास अंदर से निकलकर शगुफ्तगी से उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछती, क्या सोच रहे हैं? वो जरा झेप कर मुस्कुरा देते। रात के खाने पर अलमास के वालिद के साथ मुल्की सियासत से वाबस्ता हाई फाइनेंस पर तबादला ख्यालात करने के बाद वो थके हारे अपनी जाए क़याम पर पहुंचते और वायलिन निकाल कर धुनें बजाने लगते, जो उसकी संगत में पेरिस में बजाया करते थे। वो दोनों हर तीसरे दिन एक दूसरे को खत लिखते थे और पिछले खत में उन्होंने उसे इतला दी थी कि उन्हें बंबई ही में बड़ी उम्दा मुलाजमत मिल गई है। मुलाजमत के साथ जो खौफनाक शाखसाने भी थे उसका जिक्र उन्होंने खत में नहीं किया था। 1 बरस गुजर गया मगर उन्होंने अलमास से शादी का कोई इरादा जाहिर नहीं किया।
आखिरकार उस्मानी बेगम ने तय किया कि खुद ही उनसे साफ साफ बात कर लेना चाहिए, ऐन मुनासिब होगा। मगर तभी प्रतापगढ़ से तार आया कि खुर्शीद आलम के वालिद सख्त बीमार हैं और वो छुट्टी लेकर वतन वापस रवाना हो गए। उनको प्रतापगढ़ गए चंद रोज ही गुजरे थे कि अलमास, जो उनकी तरफ से नाउम्मीद हो चुकी थी, एक शाम अपनी सहेलियों के साथ एक जर्मन पियानिस्ट का कॉन्सर्ट सुनने ताज महल में गई। क्रिस्टल रूम में हस्ब मामूल बूढ़े पारसियों और पार्सनों का मजमा था और एक हसीन आंखों वाली पारसी लड़की कॉन्सर्ट का प्रोग्राम बांटती फिर रही थी। एक शनासा खातून ने अलमास का तारुफ उस लड़की से कराया, पैरूजा दस्तूर, और खुद आगे चली गई। अलमास ने हस्ब आदत बड़ी नाकिदाना और तीखी नजरों से उस अजनबी लड़की का जायजा लिया। लड़की बेहद हसीन थी। आपका नाम क्या बताया मिसेस रुस्तम जी ने? अलमास ने जरा मुश्ताकाना अंदाज में सवाल किया। पैरूजा दस्तूर, लड़की ने सादगी से जवाब दिया। मैंने आपको पहले किसी कॉन्सर्ट वगैरह में नहीं देखा। मैं 7 बरस बाद पिछले हफ्ते ही पेरिस से आई हूं। 7 बरस पेरिस में? तब तो आप फ्रेंच खूब फरफर बोलती होंगी। अलमास ने जरा नागवारी से कहा, जी हां। पैरूजा हंसने लगी। अब खास मेहमान जर्मन पियानिस्ट के हमरा लाउंज की समत बढ़ रहे थे। पैरूजा अलमास से माजरत चाहकर एक अंग्रेज खातून से उस पियानिस्ट की मौसीकी पर बेहद टेक्निकल किस्म का तबसरा करने में मुनहमिक हो गई, लेकिन लाउंज में पहुंचकर अलमास फिर उस लड़की से टकरा गई। कमरे में चाय की गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। आइए यहां बैठ जाइए, पैरूजा ने मुस्कुराकर अलमास से कहा। वो दोनों दरीचे से लगी हुई एक मेज पर आमने सामने बैठ गईं। आप तो वेस्टर्न म्यूजिक की एक्सपर्ट मालूम होती हैं। अलमास ने जरा रुखाई से बात शुरू की, क्योंकि वो खूबसूरत और कम उम्र लड़कियों को हरगिज बर्दाश्त न कर सकती थी। जी हां, मैं पेरिस में पियानो की आला तालीम के लिए गई थी। अलमास के जहन में कहीं दूर खतरे की घंटी बजी। उसने बाहर समंदर की शफाफ और बेहद नीली सतह पर नजर डालकर बड़े अखलाक और बेतकल्लुफी से कहा, हाउ इंटरेस्टिंग। पियानो तो हमारे पास भी मौजूद है, किसी रोज आकर कुछ सुनाओ। जरूर, पैरूजा ने मुसरत से जवाब दिया। शनिचर के रोज क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? मैं अपने यहां एक हैन पार्टी कर रही हूं, सहेलियां तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। आई वुड लव टू कम, थैंक यू। तुम रहती कहां हो पैरूजा? पैरूजा ने तारदेव की एक गली का पता बताया। अलमास ने जरा इत्मीनान की सांस ली। तारदेव मफलूकुल हाल पारसियों का मोहल्ला है। मैं अपने चचा के साथ रहती हूं। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। मेरे कोई भाई बहन भी नहीं है। मुझे चचा चची ने पाला है, वो लावलद हैं। चचा एक बैंक में क्लर्क हैं, पैरूजा सादगी से कहती रही। फिर इधर उधर की चंद बातों के बाद समंदर की पुरसुकून सतह को देखते हुए उसने अचानक कहा, कैसी अजीब बात है, पिछले हफ्ते जब मेरा जहाज इस साहिल की तरफ बढ़ रहा था तो मैं सोच रही थी कि इतने अरसे के बाद अजनबियों की तरह बंबई वापस पहुंच रही हूं। ये बड़ा कठोर शहर है, तुमको मालूम ही होगा अलमास। मुखलिस दोस्त यहां बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मगर मेरी खुशनसीबी देखो, आज तुमसे मुलाकात हो गई। अलमास ने दर्दमंदी के साथ सर हिला दिया। लाउंज में बातों की धीमी धीमी भिनभिनाहट जाती थी। चंद लम्हों के बाद उसने पूछा, तुम पेरिस कैसे गई? मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था। वहां पियानो की डिग्री के बाद चंद साल तक म्यूजिक कॉलेज में रिसर्च करती रही। मैं वहां बहुत खुश थी, मगर यहां मेरे चचा बिल्कुल अकेले थे। वो दोनों बहुत बूढ़े हो चुके हैं। चची बेचारी तो ज़ईफुल उम्री की वजह से बिल्कुल बहरी भी हो गई हैं। उनकी खातिर वतन वापस आई, और इसके अलावा। हेलो अलमास, तुम यहां बैठी हो? चलो जल्दी, मिसेस मिलगांव तुमको बुला रही हैं, एक खातून ने मेज के पास आकर कहा। पैरूजा की बात अधूरी रह गई। शनिचर को सुबह 11 बजे कार भेज दूंगी, अलमास ने कहा, और माजरत चाहकर मेज से उठकर मेहमानों के मजमे में खो गई। शनिचर के रोज पैरूजा अलमास के घर पहुंची, जहां मुर्गियों की पार्टी अपने उरूज पर थी। बीटल्स के रिकॉर्ड बज रहे थे। चंद लड़कियां जिन्होंने चंद रोज पहले एक फैशन शो में हिस्सा लिया था, जोर शोर से उस पर तबसरा कर रही थीं। ये सब लड़कियां जिनकी मातृभाषा उर्दू, हिंदी, गुजराती और मराठी थी,
अंग्रेजी और सिर्फ अंग्रेजी बोल रही थी। उन्होंने बेहद चुस्त पतलूनें पहन रखी थी। पेरूजा को एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि वो अभी हिंदुस्तान वापस नहीं आई है। बरसों यूरोप में रहकर उसे मालूम हो चुका था कि अजंता की जिंदा तस्वीरों के बजाय इन मगरबियत ज़दा हिंदुस्तानी खवातीन को देखकर अहले यूरोप को सख्त अफसोस और मायूसी होती है। चुनाचे पेरूजा पेरिस और रोम में अपनी ठेठ हिंदुस्तानी वज़ाक़त पर बड़ी नाज़ा रहती थी। बंबई की इन नकली अमेरिकन लड़कियों से उकताकर वो बैल्कनी में जाकर खड़ी हो गई, जिसके सामने समंदर था और पहलू में बुर्ज खामोशा का जंगल नजर आ रहा था। वो चौंक उठी। घने जंगल के ऊपर खुली फजाओं में चंद गिद्ध और कव्वे मंडला रहे थे और चारों तरफ बड़ा डरावना सन्नाटा तारी था। वो घबराकर वापस नीचे उतरी और जिंदगी से गूंजते हुए कमरे में आकर सोफे पर टिक गई। कमरे के कोने में गालिबन बतौर आराइश ग्रैंड पियानो रखा हुआ था। लड़कियां अब रेडियोग्राम पर हैरी बेबलाफोंट का पुराना क्लिस्पो जमैका फेयरवेल बजा रही थी। मुगन्नी की दिलकश आवाज गिटार की जानलेवा गूंज के साथ साथ कमरे में फैलने लगी। Down the way where the nights are gay and the sun shines daily in the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way and won't be back for many a day. My heart is down. My head is turning around. I had to leave a little girl in Kingstone town. अलमास चुपचाप जाकर बैल्कनी में खड़ी हो गई। रिकॉर्ड खत्म हुआ तो उसने पेरूजा से कहा, हम लोग सख्त बदमजाक हैं। एक माहिर पियानिस्ट यहां बैठी है और हम रिकॉर्ड बजा रहे हैं। चलो भाई उठो। पेरूजा मुस्कुराती हुई पियानो के स्टूल पर बैठ गई। क्या सुनाऊं, मैं तो सिर्फ क्लासिकी म्यूजिक ही बजाती हूं। हाय, पॉप नहीं, लड़कियों ने गुल मचाया। अच्छा कोई इंडियन फिल्म सॉन्ग ही बजाओ। फिल्म सॉन्ग भी मुझे नहीं आते, मगर एक गजल याद है जो मुझे वो झेप कर ठिठक गई। गजल? ओह, आई लव पोइट्री। एक मुसलमान लड़की जिसके वालिदैन अहले ज़बान थे, बड़े सरपरस्ताना अंदाज में उसने कहा। पेरूजा ने पर्दों पर उंगलियां फेरी और एक अनजानी मसरूर फरेरी सी आई। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता एक दिलकश धुन बजाना शुरू किया। गाओ भी साथ साथ, लड़कियां चिल्लाईं। भाई मैं गा नहीं सकती, मेरा उर्दू तलफ़ुज़ बहुत खौफनाक है। अच्छा उसके अल्फाज बता दो, हम लोग गाएंगे। वो कुछ इस तरह है, पेरूजा ने कहा, तू सामने है अपने बतला के तू कहां है, किस तरह तुझको देखूं नजारा दरमिया है। चंद लड़कियों ने साथ साथ गाना शुरू किया। नजारा दरमिया है, नजारा दरमिया है। गजल खत्म हुई, तालियां बजी। अब कोई वेस्टर्न चीज बजाओ, एक लड़की ने फरमाइश की। शोपा की मेडन्स फैंसी बजाऊं? ये नगमा मैं और मेरा मंगेतर हमेशा इकट्ठे बजाते थे। पेरिस में वो वायलिन पर मेरी संगत करते थे। तुम्हारे मंगेतर भी म्यूजिशियन हैं? एक लड़की ने पूछा। प्रोफेशनल नहीं, शौकिया, पेरूजा ने जवाब दिया और नगमा बजाने में महव हो गई। अगले हफ्तों में अलमास ने पेरूजा से बड़ी गहरी दोस्ती गांठ ली। इस दौरान में पेरूजा को एक कॉन्वेंट कॉलेज में पियानो सिखाने की नौकरी मिल गई, जो तातीलात के बाद खुलने वाला था। हफ्ते में 3 बार एक अमेरिकन की 10 साल लड़की को पियानो सिखाने का ट्यूशन भी उसे मिल गया था। अमेरिकन की बीवी का हाल ही में इंतकाल हुआ था और वो अपना गम भुलाने के लिए अपने बच्चों के हमरा बगर्ज सयाहत हिंदुस्तान आया हुआ था और जुहू में सन और सैंड में मुकीम था। तारदेव से जुहू तक का सफ़र खासा तवील था, मगर अमेरिकन पेरूजा को अच्छी तनख्वाह देने वाला था और बड़ी शफकत से पेश आता था। पेरूजा अपनी ज़िंदगी से फ़िलहाल बहुत खुश थी। चंद रोज़ बाद वो अपने वतन से आने वाला था। पेरूजा ने उसे बंबई आते ही मुलाजमत और ट्यूशन मिलने की इतला नहीं दी थी कि वो उसे एक अचानक सरप्राइज देना चाहती थी। एक रोज़ अलमास के साथ उसकी कोठी के बाग में टहल रही थी कि फवारे पर पहुंचकर अलमास ने उससे दफतन सवाल किया, तुमने वो गजल कहां से सीखी थी? ओ, वो पेरिस में। पेरिस? हाउ इंटरेस्टिंग। किसने सिखाई? मेरे मंगेतर ने। ओ पेरूजा, तुमने मुझको बताया भी नहीं अब तक।
तुम्हारी ही कम्युनिटी के हैं वो? ओह, वाकई? अलमास फवारे के मेंढ पर बैठ गई। मेरे बाप दादा दस्तूर थे, मगर मेरे चचा बहुत रोशन ख्याल हैं, उन्होंने इजाजत दे दी है। क्या नाम है साहबजादे का? ये नामों का भी अजीब किस्सा था। खुर्शीद आलम उसकी नरगिसी आंखों पर आशिक हुए थे। जब पेरिस के हिंदुस्तानी सिफारत खाने की एक तकरीब में पहली मुलाकात हुई और किसी ने उसका तारुफ फेरूजा कहकर उनसे करवाया, तो उन्होंने शरारत से कहा था, लेकिन आपका नाम नरगिस होना चाहिए था। ओह, नरगेश? नरगेश तो मेरी आंटी का नाम है। ला हौल वला कुव्वत। खुर्शीद आलम ने ऐसी बेतकल्लुफी से कहा था जैसे उसे हमेशा से जानते हो। नरगेश, खुर्शीद, पेरूजा, आप लोगों ने हसीन ईरानी नामों की रेड़ मारी है। मैं आपको फिरोजा पुकारूं तो कोई एतराज है? हरगिज नहीं, पेरूजा ने हंसकर जवाब दिया था। और फिर एक बार खुर्शीद आलम ने दरिया किनारे टहलते हुए उससे कहा था, ये तुम्हारी बहादुर आंखें, हफ्त जबान आंखें, जुगनू ऐसी, शहाब साकिब ऐसी, हीरे जवाहरात ऐसी, रोशन धूप और झिलमिलाती बारिश ऐसी आंखें, नरगिस के फूल जो तुम्हारी आंखों में तब्दील हो गए। मैंने पूछा, क्या नाम है उन साहबजादे का? अलमास की तीखी आवाज पर वो चौंकी। खुर्शीद आलम, पेरूजा ने जवाब दिया। चंद लम्हों के सुकूत के बाद उसने घबरा कर नजरें उठाईं। स्याह साड़ी में मलबूस, कमर पर हाथ रखे, स्याह ऊंट की तरह उसके सामने खड़ी अलमास उससे कह रही थी, कैसा अजीब इत्तेफाक है पेरूजा डियर, मेरे मंगेतर का नाम भी खुर्शीद आलम है, वो भी वायलिन बजाते हैं और वो भी पेरिस से आए हुए हैं और इन दिनों अपने मिलने वालों से मिलने के लिए वतन गए हुए हैं। अगस्त के आसमान पर जोर से बिजली चमकी, मगर किसी ने नहीं देखा कि वो कड़कती हुई बिजली आन कर पेरूजा पर गिर गई। वो कुछ देर तक साकित बैठी रही, फिर उसने उस आलीशान इमारत पर नजर डाली और अपने पुराने और छोटे से फ्लैट का तस्वुर किया। बिजली फिर चमकी और मालाबार हिल के उस मंजर को रोशन कर गई। चश्मे ज़दन में सारी बात पेरूजा की समझ में आ गई, और यह भी कि अपने खतों में खुर्शीद आलम ने अलमास का जिक्र क्यों नहीं किया था, और कुछ अरसे से शादी के तस्करे को वो किसी वजह से अपने खतों में टाल रहे थे। वह आहिस्ता से उठी और उसने आहिस्ता से कहा, अच्छा भाई अलमास, मंगनी मुबारक हो, खुदा हाफिज। जा रही हो पेरूजा? ठहरो, मेरी कार तुमको पहुंचाएगी। ड्राइवर! अलमास ने सुकून के साथ आवाज दी। नहीं अलमास, शुक्रिया। वो तकरीबन भागती हुई फाटक से निकली। सड़क से दूसरी तरफ उसी वक्त बस आनकर रुकी। वो तेजी से सड़क पार करके बस में सवार हो गई। फुवारे के पास खड़ी अलमास फाटक की तरफ देखती रही। बारिश की जबरदस्त बौछार ने पाम के दरख्तों को झुका दिया। इस वाक़े के तीसरे रोज खुर्शीद आलम का खत अलमास के वालिद के नाम आया, जिसमें उन्होंने अपने अब्बा मियाँ की शदीद अलालत की वजह से रुखसत की मयाद बढ़ाने की दरखास्त की थी। उन्होंने अलमास के वालिद को ये नहीं लिखा कि इस खबर से कि उनका इकलौता लड़का किसी मुसलमान रईस ज़ादी के बजाय किसी पार्सन से शादी कर रहा है, उनके कट्टर मजहबी अब्बाजान सदमे के बायस जांबलब हो चुके हैं। खुर्शीद आलम के खत से जाहिर था कि वो बेहद परेशान हैं। जवाब में अलमास ने खुद उन्हें लिखा, आप जितने दिन चाहे वहां रहें, डैडी आपको गैर नहीं समझते, हम सब आपकी परेशानी में शरीक हैं। आप अब्बा मियाँ को इलाज के लिए यहाँ क्यों नहीं ले आते? बरसबील तस्किरा, कल मैं स्विमिंग के लिए सन एंड सैंड गई थी। वहाँ एक बड़ी दिलचस्प पार्सन मिस पेरूजा से मुलाकात हुई, जो पियानो बजाती है और पेरिस से आई है और शायद किसी अमेरिकन की गर्लफ्रेंड है और शायद उसी के साथ सन एंड सैंड में ठहरी हुई है। मैंने आपको इसलिए लिखा कि गालिबन आप भी कभी उससे मिले हो पेरिस में। अच्छा, अब आप अब्बा मियाँ को लेकर आ जाइए ताकि यहाँ ब्रीच कैनेडी अस्पताल में उनके लिए कमरा रिजर्व कर लिया जाए। आपकी मुखलिस अलमास। शाम पड़े, तारदेव की खस्ता हाल इमारत के सामने टैक्सी आकर रुकी और खुर्शीद आलम बाहर उतरे। जेब से नोटबुक निकालकर उन्होंने एड्रेस पर नजर डाली और इमारत के लबे सड़क बरामदे की धंसी हुई सीढ़ी पर कदम रखा। सामने एक दरवाजे की चौखट पर चूने से जो चौक सुबह बनाया गया था वो अब तक मौजूद था। अंदर नीम तारीख कमरे के सिरे पर खिड़की में एक बूढ़ा पारसी मैली सफेद पतलून पहने
सर पर गोल टोपी ओढ़े कमरे में जेरे लब दुआएं पढ़ रहा था। एक तरफ मैली सी कुर्सी पड़ी थी और वस्ती मेज पर रंगीन मोम जामा बिछा था। दीवार पर जरतुश्त की बड़ी तस्वीर आवेजा थी। कमरे में नारियल और मछली की तेज बास उमड़ रही थी। एक बूढ़ी पार्सन सुर्ख जॉर्जेट की साड़ी पहने, सर पर रुमाल बांधे, मुंडिया हिलाती अंदर से आ निकली। मिस पेरूजा दस्तूर हैं? पेरूजा? पार्सन ने धुंधली आंखों से खुर्शीद आलम को देखते हुए जवाब दिया। जूहू गई है, सन एंड सैंड। क्या मिस दस्तूर सन एंड सैंड में मुंतकिल हो गई हैं? बहरी पट ज़ईफा ने इकरार में सर हिला दिया। किसके साथ? खुर्शीद आलम ने हकला कर पूछा। बूढ़ी औरत अंदर गई और एक विजिटिंग कार्ड लाकर खुर्शीद की हथेली पर रख दिया। कार्ड पर किसी अमेरिकन का नाम दर्ज था। तुम मिस्टर खुर्शीद आलम हो? पेरूजा ने कहा था कि तुम आने वाले हो। अगर उसे ढूंढते हुए यहां आओ तो मैं फौरन उसको जूहू फोन कर दूं और तुमको ये बता दूं कि वो कहां गई है। उसने ब्लाउज की जेब से 25 पैसे निकाले। खुर्शीद आलम ने हक्का बक्का होकर बूढ़ी को देखा। आपको ऐसी सूरत हाल पर कोई एतराज नहीं? बहरी ने नफी में सर हिलाया। हम बहुत गरीब लोग हैं, मगर अब पेरूजा को एक अमेरिकन। दफतन बूढ़ी पार्सन को याद आया कि उन्होंने मेहमान को अंदर ही नहीं बुलाया और उन्होंने पीठ झुकाकर कहा, आओ अंदर आ जाओ। खुर्शीद आलम मबहूत खड़े रहे और फिर तेजी से पलटकर टैक्सी में जा बैठे। बाय बाय। बाय बाय, ज़ईफा ने हाथ हिलाया। बूढ़ा पारसी दुआ खत्म करके बाहर लपका, मगर टैक्सी जन से आगे जा चुकी थी। जिस रोज अलमास और खुर्शीद आलम की मंगनी की दावत थी, ऐसी टूट कर बारिश हुई कि जलथल एक हो गए। डिनर से जरा पहले बारिश थमी और खुर्शीद आलम और अलमास के वालिद के दोस्त डॉक्टर सिद्दीकी, जो हाल ही में तब्दील होकर बंबई आए थे, बैल्कनी में जाकर खड़े हो गए, जिससे कुछ फासले पर बुर्ज खमोशा का अंधेरा जंगल भीगी हुई हवा में साएं साएं कर रहा था। अंदर ड्राइंग रूम में कहकहे गूंज रहे थे और ग्रैंड पियानो पर रखे हुए शमादान में मोमबत्तियां झिलमिला रही थीं। बड़ा सख्त, रोमांटिक और पुरकैफ वक्त था। इतने में गैलरी में टेलीफोन की घंटी बजी। एक मुलाजिम ने आकर अलमास से कहा, खुर्शीद साहब के लिए फोन आया है। दुल्हन बनी हुई अलमास लपक कर फोन पर पहुंची। एक मकामी अस्पताल से एक नर्स परेशान आवाज में दरियाफ्त कर रही थी, क्या मिस्टर खुर्शीद आलम वहां मौजूद हैं? आप बताइए, आपको मिस्टर आलम से क्या काम है? अलमास ने दुरुस्ती से पूछा। मिस पेरूजा दस्तूर 1 महीने से यहां सख्त बीमार पड़ी हैं। आज उनकी हालत ज्यादा नाजुक हो गई है। उन्होंने कहलवाया है अगर चंद मिनट के लिए मिस्टर आलम यहां आ सकें। मिस्टर आलम यहां नहीं है। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर, अलमास ने गरज का जवाब दिया। आप समझती हैं मैं आपसे झूठ बोल रही हूं? और खट से फोन बंद कर दिया। 2 घंटे बाद फिर फोन आया। डॉक्टर सिद्दीकी, आपकी कॉल। गैलरी में किसी ने आवाज दी, आपको फौरन अस्पताल बुलाया गया है। डॉक्टर सिद्दीकी जल्दी से टेलीफोन पर गए। फिर उन्होंने अलमास को आवाज दी, भाई माफ करना, मुझे भागना पड़ रहा है। अलमास दरवाजे तक आई। कल आइएगा, कल हम लोग वीकेंड के लिए पूना जा रहे हैं। जरूर जरूर, गुड नाइट, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और बाहर निकल गए। ब्रीच कैनेडी के अस्पताल में सेहतयाब होकर खुर्शीद आलम के अब्बा मियाँ खुश खुश प्रतापगढ़ वापस जा चुके हैं। जब तक कमला हिल वाला फ्लैट तैयार नहीं हुआ जो दुल्हन को जहेज में मिला था, शादी के बाद दुल्हा मियाँ ससुराल ही में रहे। अक्सर वो सुबह को दफ्तर जाने से पहले बैल्कनी में जाकर खड़े होते। नीचे पहाड़ के घने बाग में गुजरती बल खाती सड़क बुर्ज खमोशा की तरफ जाती थी। वक्तन फवक्तन सफ़ेद बुर्राक कपड़ों में मलबूस पारसी सफ़ेद रूमालों के जरिए एक दूसरे के हाथ थामे कतारें बनाए जनाजा उठाए दूर पहाड़ी पर चढ़ते हुए नजर आए। कव्वे और गिद्ध दरख्तों पर मुंतजिर बैठे रहते। बुर्ज खमोशा के अहाते का फाटक दूर कैंपस कॉर्नर पर खुलता था। फाटक पर एक झाड़ झनकार दाढ़ी वाला खौफनाक बूढ़ा फूंस पारसी दरबान साकित बैठा रहता। सफेद साड़ियों और सफेद विगलों में मलबूस सोगवार पारसी मैये चढ़ाने के बाद सरसब्ज पहाड़ी से उतरकर अपनी अपनी मोटरों में बैठ जाते। फाटक के बाहर जिंदगी का पुरजोश समंदर उसी तरह ठाटे मारता रहता।
मुकाबिल की इमारत पर एयर इंडिया के महाराजा का इश्तिहार नित नए पुरलुत्फ अंदाज में उन जिंदा इंसानों को सारी दुनिया में फैले हुए एक से एक दिलचस्प शहरों तक सफर करने की दावत में मसरूफ रहता। उसने एक बार खत में लिखा था, जहन की हजारों आंखें हैं, दिल की आंख सिर्फ एक है, लेकिन जब मोहब्बत खत्म हो जाए तो सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। समंदर की मौज पल की पल में फना हो गई। आसमान पर से गुजरने वाले बादल फिजा में गायब हो चुके। जब वो मरी होगी तो कौवों और गिधों ने उसका किस तरह स्वागत किया होगा। उस तूफानी रात को अस्पताल के वार्ड से निकलकर उसकी रूह जब आसमानों पर पहुंची होगी और आलम बाला के घुप अंधेरे में या किसी दूसरी रूह ने टकरा कर पूछा होगा, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया होगा, पता नहीं, मैं अभी अभी तो मरी हूं। अब तक उसकी रूह कहां से कहां निकल गई होगी। मरे हुए इंसान ज्यादा तेजी से सफर करते हैं। ताराबाई अपनी रोशन आंखों से साहब के घर की हर चीज को अरमान और हैरत से देखती है। वो साहब को हैरत से तका करती है। अलमास बेगम अब उम्मीद से हैं, बहुत जल्द ताराबाई का काम दुगना बढ़ जाएगा। आज सुबह आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिद्दीकी आए थे। जब ताराबाई उनके लिए चाय लेकर बरामदे में गई तो वो चौंक पड़े और खुशी से पूछा, अरे तारादाई, तुम यहां काम कर रही हो? जी साहब। ताराबाई ने शर्मा कर जवाब दिया, अब साफ दिखाई देता है? जी डॉक्टर जी, अब सब कुछ बहुत साफ सुझाई देता है। गुड। फिर वो मिस्टर और मिसेस खुर्शीद आलम से मुखातिब हुए। भाई, ये लड़की 10 साल की उम्र में अंधी हो गई थी, मगर खुशकिस्मती से इसका अंधापन आर्जी साबित हुआ। तुम्हें याद है अलमास, तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी की रात मुझे अस्पताल भागना पड़ा था। वहां एक खातून मिस पेरूजा दस्तूर का इंतकाल हो गया था। उन्होंने मरने से चंद रोज कबल अपनी आंखें आई बैंक को डोनेट करने की वसीयत की थी। लिहाजा उनके मरते ही मुझे फौरन बुला लिया गया कि उन आंखों के डेले निकाल लूं। बेहद नरगिसी आंखें थी बेचारी की। जाने कौन थी, गरीब। एक बहरी बुढ़िया पार्सन पलंग के सिराने खड़ी बुरी तरह रोए जा रही थी। बड़ा अलमनाक मंजर था। खैर, तो चंद रोज बाद इस तारादाई का मामू इसे मेरे पास लाया था। इसे किसी डॉक्टर ने बताया था कि नया कॉर्निया लगाने से इसकी बीनाई वापस आ सकती है। मैंने वही मिस दस्तूर की आंखें जखीरे से निकालकर उनका कॉर्निया इस लड़की की आंखों में फिट कर दिया। देखो ऐसी तारा, ऐसी आंखें हो गई हैं इसकी। वाकई मेडिकल साइंस आजकल मौजज़े दिखा रही है। डॉक्टर सिद्दीकी ने बात खत्म करके इत्मीनान से सिगरेट जलाया, मगर अलमास बेगम का चेहरा भयानक हो गया। खुर्शीद आलम लड़खड़ाते हुए उठकर जैसे अंधों की तरह हवा में कुछ टटोलते हुए अपने कमरे में चले गए। ताराबाई उनकी कैफियत देखकर भागी भागी अंदर जाती है। साहब पलटकर बावलों की तरह उसे तकते हैं। ताराबाई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बौखलाई हुई बावर्ची खाने में जाकर बर्तन साफ करने में मसरूफ हो जाती है। दूर बुर्ज खामोशा पे उसी तरह गिद्ध और कौवे मंडला रहे हैं। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दुई नैना जन खाइयो, पिया मिलन की आस। दोस्तों साहिबो, नजारा दरमिया है, महज एक अफसाना नहीं। ये देखने और समझने के उस अमल की अदबी तश्कील है जिसमें हकीकत हमेशा सामने होते हुए भी मुकम्मल तौर पर गिरफ्त में नहीं आती। कुर्रतुल ऐन हैदर ने इस तहरीर में जिस तहजीबी शऊर, फिक्री गहराई और दाखिली लताफत के साथ इंसान और उसके मुशाहिदे के रिश्ते को बयान किया है, वो इस अफसाने को महज एक वाकया या मंजरनामा नहीं रहने देता, बल्कि एक जहनी और रूहानी तजुर्बा बना देता है। इस अफसाने की असल क़ुव्वत शायद यही है कि ये अपने कारी से महज तवज्जो नहीं, शिरकत तलब करता है। यहाँ मानी फौरन हाथ नहीं आते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वाह होते हैं। और यही बड़े अदब की पहचान भी है कि वो अपने अंदर एक ऐसी वुसअत रखता है जिसमें हर क़िरत के साथ एक नया पहलू, एक नई रोशनी और एक नया सवाल जन्म लेता है। नज़ारा दरमिया है हमें यह भी सिखाता है कि बड़ा अदब सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया का अक्स नहीं होता,
बल्कि वो इंसान की बातिनी दुनिया, उसकी तहजीबी याददाश्त और उसके एहसास की बारीकियों को भी ज़बान देता है। यही वजह है कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तहरीरें महज पढ़ी नहीं जाती, उनमें दाखिल होना पड़ता है। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली नशिस्त में आप किस बड़े अफसाना निगार और किस नुमाइंदा अफसाने को सुनना चाहेंगे। मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे प्रोग्राम बोलती किताबें। सलामत रहें।